नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले आज बात करेंगे मिशन 2023 से पहले कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने वाले प्लान की। फिर बात होगी सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सतीश पूनिया के राज्य सरकार पर प्रहार की। साथ ही बात करेंगे जोधपुर की, जो कि अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। इसके अलावा बात करेंगे करप्शन मिटाने के सरकार के संकल्प पर सवाल खड़े हो रहे उन सवालों की। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले अब बात मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस की। कांग्रेस अब बीजेपी की तर्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रही है और उसकी कोशिश है कि बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाए, जो कि 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत उसी की हो। नव संकल्प शिविर के बाद कांग्रेस में बदलाव। मिशन 2023 के लिए पार्टी की नई रणनीति। जल्द ही कांग्रेस की कार्यशैली बदली नजर आने वाली है, क्योंकि 13 मई से 15 मई के बीच उदयपुर में जिस नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उस शिविर में मिशन 2023 के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की जाएगी। इस शिविर के बाद पार्टी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब बीजेपी की तर्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करेगी और बीजेपी के मंडल और पन्ना प्रमुख को मात देने के लिए सब ब्लॉक की रणनीति पर काम करेगी। आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस संगठन में हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस संगठन 400 ब्लॉक में विभाजित है। इस वक्त तक पूरे प्रदेश में करीब 52,000 मतदान केंद्र हैं। पार्टी के हर ब्लॉक पर औसतन 130 बूथों की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस अब हर ब्लॉक को 10 से 12 सब ब्लॉक में बांटने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश को कांग्रेस 4000 सब ब्लॉक में बांटने पर विचार कर रही है। सब ब्लॉक बन जाने के बाद एक सब ब्लॉक के अधीन 12 से 13 बूथ होंगे। सब ब्लॉक होने से पार्टी को बूथ लेवल पर मैनेजमेंट में आसानी होगी। बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट समय की जरूरत है और बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है और इसी के मद्देनजर छोटे छोटे ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर में पहले इस पर चर्चा होगी और उसके बाद छोटे स्तर पर सब ब्लॉक गठित कर दिए जाएंगे। पार्टी को इससे दोहरा फायदा होगा। पहला फायदा यह कि इससे माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत होगा और दूसरा ये कि निचले स्तर तक मजबूत टीम तैयार हो पाएगी। इतना ही नहीं, सब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणियां होने से पार्टी संगठन में ज्यादा लोगों को पद मिलेंगे और टीम मजबूत होगी। प्रत्येक सब ब्लॉक में अगर 10 से 11 लोगों की कार्यकारिणी भी तैयार हो जाए तो कांग्रेस में 40 से 45,000 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस की सब ब्लॉक की रणनीति का कार्यकर्ताओं पर कितना असर पड़ता है और वो पार्टी के लिए 2023 में कमाल कर पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, 9 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। 9 मई को दिल्ली में CWC की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जाएंगे। उदयपुर में होने वाले नव संकल्प शिविर पर यह चर्चा होगी। इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर, 9 मई को CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 9 मई को दिल्ली में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल होंगे। उदयपुर में होने वाले नव संकल्प शिविर पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा
कि सीएम गहलोत की तुष्टीकरण की नीति के कारण यह सब हुआ। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह का तनाव है यह पहले कभी नहीं हुआ। राजस्थान की छवि एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, लेकिन उसे अपराधों, दंगों की राजधानी में बदल दिया गया है। 7 लाख से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज होने से राजस्थान की शांति को सीधा सीधा खतरा दिखता है। हमारे साथ राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हैं। सर, आपने कहा कि राजस्थान को दंगिस्तान बना दिया गया है, लेकिन अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि दंगा हमने होने नहीं दिया। ना राजगढ़ में हुआ, ना करौली में हुआ, ना जोधपुर में हुआ। इस पर क्या कहेंगे? करौली में तो पूरा जनता ने देखा है, और जिस तरीके से पथराव हुआ, पहले सीएलजी की मीटिंग होती है, उसमें शांतिपूर्ण जुलूस की सहमति होती है, और उसके बाद आज भी एक लड़का जिंदगी और मौत से जयपुर में लड़ रहा है। जो जोधपुर की घटना है लगभग वैसी घटना है, जिसमें बच्ची से छेड़छाड़, दुष्कर्म से लेकर जो लोगों को चोटें पहुंचाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, तलवार लहराई गई। मैं खुद प्रत्यक्ष उन लोगों से मिल के आया हूं, तो जो सामने आंखों पर देखी है उसको इनकार कैसे करेंगे। लेकिन साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं। यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं, और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी वहाँ पर हिंसा हुई इन तमाम जगहों पर, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई। तो किस बात का इंतजार कर रहे थे कि खुद के उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके से एक शांतिपूर्ण शहर है उसमें आग लग जाए? करौली में कभी नहीं हुआ था, जोधपुर में कभी नहीं हुआ था। एक लंबी फहरिस्त है, एक के बाद एक। इस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके का तनाव हुआ है ये कभी नहीं होता था। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। तो मुझे लगता है कि केवल उनकी बातें सियासी हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके का दृश्य है वो डरावना भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। किसान संवर्धन के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का जयपुर में आयोजन किया गया। पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्य के क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों और किसान उत्पादक संगठन शामिल हुए। इसके जरिए 10,000 किसान उपज संगठनों का गठन और संवर्धन की नई केंद्रीय योजना शुरू की गई है। योजना में चरणबद्ध तरीके से किसानों को उनके उपज की सही कीमत दिलाने, बेहतर क्वालिटी के उत्पाद पैदा करने और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सीबीबीओ और एफपीओ के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कवायद शुरू की गई है। वो एफपीओ आने वाले समय में जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं उनका समूह बने, और वो किसान स्वयं शॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करके और मार्केट के अंदर वैल्यू एडिट करके और अधिक रेट के अंदर बेचें। इस दिशा के अंदर ये एफपीओ बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक एफपीओ बन रहा है। किसानों के अंदर 85% किसान भारत के वो छोटे किसान हैं। छोटे किसान होने के बावजूद भी उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन 51% है। पूरे देश का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर 51% छोटे किसानों का प्रोडक्शन है। इसका मतलब काबिलियत है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हुई, अर्थव्यवस्था हुई, लोन का साधन हुआ, किस तरह के बीज हुए, जानकारी हुई, इसका अभाव है। और सबसे बड़ा अभाव है मार्केट का। हिंसा का शिकार जोधपुर अब शांति की ओर लौटता दिख रहा है। कर्फ्यू के चौथे दिन प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी। प्रशासन से लेकर आम नागरिक तक अब अमन की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है। शांति की पटरी पर लौटती सूर्यनगरी से ये रिपोर्ट देखिए। शांति की राह पर सूर्यनगरी। हिंसा के शिकार शहर में अमन की पहल। पूरे देश के लिए और
अगर कोई रूमर होता है, अगर कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, उस पर विश्वास ना करें। कोई भी बात हो, आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस के या प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, बट किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। प्रशासन की सख्ती, सियासत का खेल। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। 2 मई की रात और 3 मई की सुबह को जोधपुर ने जो कुछ झेला, उस पर भले ही सियासत जारी हो, लेकिन इस हिंसा ने सभी को सीख दी है। सख्ती से हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हालात नियंत्रण में होने के बाद आम लोगों को कुछ वक्त की छूट दी गई है। शांति से सभी सब्जी लेके गए हैं। एक साथ आने से सब्जी कोई ले जाना, किसी के हिसाब किताब में गड़बड़ होना, साथ में अपना सामान लेके रवाना हो जाना, पैसा नहीं देना, ऐसा होता है, परंतु एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं पाई गई। हिंसा के शिकार शहर में जब कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली, तो लोग बाग न सिर्फ जरूरत के सामान खरीदते दिखे, बल्कि प्रशासन की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। जबकि चंद दिन पहले हर किसी के पास प्रशासन को लेकर शिकायत थी। सामान मिला, किसी को परेशानी नहीं होगी। सामान मार्केट के अंदर सामान आपको सबको मिला है, सबसे बड़ा वो सामान लेके जा रहे, किसी को परेशानी। करौली और अलवर के बाद जब जोधपुर भी हिंसा में झुलसा, तो सीएम ने दोषियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, जिसके बाद मंत्री स्तरीय कमेटी जोधपुर को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गई है। 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला, बिल्कुल पीसफुल था, उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और कोई भी इसमें वायलेंस या कोई कुछ नहीं हुआ। शांति बहाली के साथ ही प्रशासन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता दिखा, जिसका असर हिंसा प्रभावित शहर पर दिख रहा है। 211 लोगों का अरेस्ट हुआ था, उसमें कुछ 151 में हुए हैं, कुछ केसेस में हुए हैं और कुछ लोगों को बेल भी हुई है। उसमें लगभग 22-23 केसेस मुकदमे दर्ज हुए हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की, लेकिन सीएम की गृह नगर के कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन शांति की पहल में भी शहर पीछे नहीं है और हर कोई इसके लिए कोशिश कर रहा है। मेरी दरखास्त है कि जल्दी कोशिश फरमा कर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। 2 मई की रात को क्या कुछ हुआ, इसकी जांच जारी है, लेकिन उस चंद घंटे की घटना ने सूर्य नगरी की अमन चैन वाली छवि को चोट तो पहुंचाई ही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देसी और विदेशी पर्यटकों के दिल में बसने वाला शहर फिर से अपने रंग में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। तो शांति की पटरी पर लौट रहा है सन सिटी। सन सिटी अब अनलॉक हो रही है। रंजन दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। रंजन, क्या स्थिति अब अनलॉक हो रहा है जोधपुर? कर्फ्यू में ढील तो दी जा रही है। जी बिल्कुल सुमित, अनलॉक की ओर अग्रसर हो रहा है जोधपुर। 2 घंटे की ढील जरूर दी गई थी, उसके बाद से लगातार कर्फ्यू जारी है। जुमे की नमाज अपील की गई थी, उसका असर भी काफ़ी प्रभावी रहा और लोगों ने अपने घरों में जाकर जुमे की नमाज अता की गई है। और कर्फ्यू को लेकर के अभी जो ताज़ा अपडेट है उसके लिए ये 7:30 बजे के आसपास जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता पत्रकारों से मुखातिब होने वाले हैं। उसके बाद आगे के सारे अपडेट दिए जाएंगे। जहाँ तक कर्फ्यू को लेकर के बात की जाए तो सबसे पहले 2 तारीख की रात को जब ये उपद्रव शुरू हुआ था और 3 तारीख ईद के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, उसको शुरुआती तौर पर 4 तारीख तक लगाया था। उसके बाद में 48 घंटों के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया था, जिसकी मियाद आज मध्य रात्रि 12 बजे तक पूरी होने जा रही है। इसमें आज सवेरे 2 घंटे की छूट दी गई थी, जिसमें 8 से 10 बजे तक के बीच लोग घरों से बाहर निकले। 10 थाना क्षेत्रों में यह कर्फ्यू है। उस 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू को लेकर के जो बात सामने आई है उसमें यह बात मानने लायक रहेगी कि
अभी तक कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं आए हैं और जो प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो कर्फ्यू है इसे कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बढ़ाने के आसार हैं और बढ़ा दिया गया है। ये जो जानकारी आई है मेरे पास, ताज़ा अपडेट्स जो मेरे पास आ रहे हैं उसके तहत जो जानकारी आई है मैं साझा करना चाहूँगा कि ये जो कर्फ्यू है इसे लगातार बढ़ा दिया गया है और 8 तारीख तक के लिए ये कर्फ्यू बढ़ाया गया है। जो बड़ी अपडेट मेरे पास जो आई है उसके तहत 8 तारीख मध्य रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाया गया। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इसमें लगातार जो इंटरनेट है उसको लिए भी जो अग्रिम आदेश के लिए बाधित रखने की जो बात कही गई थी वो आदेश अभी कहीं ना कहीं नहीं आया है। तो इसका मतलब यह समझा जाना चाहिए कि लगातार जो है इंटरनेट भी बाधित रहेगा, इंटरनेट की सेवाएं भी बाधित रहेगी। कर्फ्यू भी 8 तारीख मध्य रात्रि 12 बजे तक बढ़ाया गया है। पुख्ता जानकारी है, आदेश पारित हो चुके हैं। जी चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आपको अपडेट दे दे। जोधपुर शांति की पटरी पर लौट रहा है लेकिन कर्फ्यू की मियाद अभी बढ़ा दी गई है। 2 दिन और बढ़ा दिया है कर्फ्यू। 8 तारीख तक, 8 मई तक जोधपुर में बढ़ाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट में भी अभी इंटरनेट को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया है, यानी इंटरनेट भी अभी बैन रहेगा। 8 मई तक जोधपुर में कर्फ्यू। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट जोधपुर हिंसा पर। जोधपुर में कर्फ्यू बढ़ाया गया है, 8 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। बड़ी खबर। रंजन, 8 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, क्या माना जाए? अभी जोधपुर उस दौर में फिर नहीं लौटा है जो 2 तारीख से पहले था। किसी तरह का कोई संदेह? और क्या कुछ और लोगों पर अभी रडार पर हैं? कुछ और लोग गिरफ्तारियां संभव? जी, जिस तरह की बात कर्फ्यू से जुड़ी बात है तो लगातार सवेरे से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि कर्फ्यू बढ़ेगा। इससे पहले कि क्योंकि आज जुम्मा की नमाज को लेकर के बात थी, इसको लेकर के ये बात थी कि कर्फ्यू में ढील मिलेगी या ना मिलेगी, इसको लेकर संशय था। लेकिन आम जन की सहूलियत को देखते हुए 2 घंटे की ढील दी गई। उसके बाद में अब उम्मीद ये की जा रही है कि अभी जो पत्रकार वार्ता कलेक्टर महोदय द्वारा ली जाने वाली है उसमें उम्मीद ये की जाने वाली है कि ये जो कल का जो दिन है उसमें कर्फ्यू में ढील शायद बढ़े, ऐसी उम्मीद लोगों की जा रही है। अभी जैसे 2 घंटे के लिए बढ़ाया गया, हो सकता है सवेरे के समय जो बढ़ाया गया कर्फ्यू उसे सायकाल में भी कुछ छूट मिले, कुछ रियायत मिले, जिससे कि लोग अपने जो जरूरी आवश्यक सामान है, सब्जी और दूध दही और डेयरी से जुड़े प्रोडक्ट और उसके अलावा किराना का जो सामान है वो लेने के लिए उनको रियायत दी जाए। लेकिन आज का जो अपडेट्स जो है अभी तक अगर कानूनी लिहाज से बात की जाए तो लगातार 23 मामलों की जानकारी आ रही है कि जो 23 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 4 मामले पुलिस की ओर से दर्ज किए गए हैं और अन्य मामले पब्लिक की ओर से दर्ज कराए गए हैं। और एक बड़ा अपडेट ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोग वहाँ जहाँ मौजूद थे और घटनास्थल पर एक दर्शक के नाते मौजूद थे या वहाँ से गुजर रहे थे और मौका घटनास्थल को देख के वे रुक गए, उन्हें भी है जो आरोपी बनाया गया है। इसको लेकर के जहां कहीं ना कहीं बात है तो इस सब बातों को लेकर के पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध जताया था। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया था कि जब आपने अपना अनशन वापस लिया तो उन्होंने कहा कि हम लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और यदि पुलिस प्रशासन हमारी बातों पर नहीं मानता है, अगर निर्दोष लोगों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई होती है तो वे अपना आंदोलन करेंगे। उसी कड़ी से जोड़ता हुआ आज एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है और जिसमें पुनः रिव्यू जो इन लोगों को प्रथम प्राथमिकी दर्ज की गई है उनकी रिव्यू करने की जो मांग है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया रंजन, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 8 मई तक जोधपुर में कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी अभी रोक जारी रहेगी। इंटरनेट सेवा पर भी 8 मई मध्य रात्रि तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। 12 बजे तक, यानी रात 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और उसके बाद आगे के अगले आदेश तक रात 12 बजे तक 8 मई जोधपुर में बढ़ाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगातार जारी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बीकानेर की बेटी ने बढ़ाया मान। डेफ ओलंपिक में वेदिका ने जीता कांस्य पदक। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। ब्राजील डेफ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 10 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कांस्य पदक जीता इन्होंने। राजकीय डूंगर कॉलेज की BA द्वितीय वर्ष की छात्रा वेदिका शर्मा
वेदिका की उपलब्धि पर अब कॉलेज प्रशासन ने भी प्रसन्नता जताई है, खुशी जताई है। उनका परिवार भी बेहद खुश। 10 मीटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। डेफ ओलंपिक में वेदिका ने जीता कांस्य पदक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात 36वें दिन की। सीएचए के धरने के आज 36 दिन हो गए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना पिछले 36 दिनों से लगातार जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर सीएचए अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। ये कोविड सहायक 12 मई को नर्सेज दिवस पर महापंचायत करने वाले हैं, जिसकी तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही ये कोविड सहायक 13 मई को चिंतन शिविर घेराव की बात भी कर रहे हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी शहीद स्मारक से, जहां पर ये सीएचए हजारों की संख्या में पिछले 36 दिनों से धरने पर बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ, अब ये लोग, हम इनकी बदली हुई रणनीति की बात कर रहे हैं, हम इनके धरने की बात कर रहे हैं, हम इनकी परेशानियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस धरने का, उन परेशानियों का कोई समाधान दिखता नजर नहीं आ रहा है। सौरभ, देखिए समाधान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनके धरने में आज एक मुश्किल और आ गई है। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और उसके कारण से तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों को भीगते हुए, प्रदर्शन करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त शहीद स्मारक पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिली और उसके बाद इनके टेंट जो है वो गिर गए और उसके बाद ये लोग टेंट से बाहर जो है वो इस वक्त यहाँ पर न सिर्फ भीगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इनके जोश में किसी प्रकार की कमी जो है नहीं आ रही है और ये धरना जो है वो लगातार जारी रखने की बात जो है वो कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि किसी प्रकार का इनको आश्वासन जो है वो नहीं मिल रहा है और ना ही इनकी कोई वार्ता अब तमाम किसी नेताओं से अब हो पा रही है। तो ये स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और धरना जो है वो लगातार जारी है और जिस प्रकार से अभी बारिश का जो दौर था उसके बाद इनके टेंट जो है वो शहीद स्मारक से उखड़ गए, उसके बाद भी जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर जिस प्रकार से आप नाराजगी जो है वो सरकार के प्रति जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। बात कर लेते हैं इनके नेताओं से कि किस प्रकार से बारिश आपके जोश को कम कर रही है। अब हमारे बारिश है और यहाँ पे आंधी भी आई थी, लेकिन हमारा जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। शुक्रिया सौरभ, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम में ठंडक है, लेकिन इनके इरादे, इनके तेवर अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज मजदूर आक्रोश रैली निकाली गई। शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइंस तक हजारों की संख्या में राजधानी की सड़कों पर मजदूर अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते नजर आए। राजधानी में उमड़े ये मजदूर 21 सूत्री मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जमा हुए थे। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर बिजली मजदूर, जलदाय मजदूर, वन मजदूर, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मजदूर संघ, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े मजदूर संघ जमा हुए। हजारों की संख्या में आए इन मजदूरों ने सिविल लाइंस फाटक पहुंचकर एक आम जनसभा की और मजदूरों की मांगों को लेकर अपनी बात रखी। रैली के दौरान न्यूनतम मजदूरी मजदूर आक्रोश रैली का प्रमुख मुद्दा था। बहन मनीषा जी मेघवाल हिंदू जी हैं क्या? आदरणीय राजेंद्र जी दादी से अनुरोध करता हूं। राजधानी जयपुर में आज मजदूर आक्रोश रैली निकाली जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ पर सरदार पटेल मार्ग पर। आप देख सकते हैं कि ये जो मजदूर आक्रोश रैली है ये शहीद स्मारक से रवाना हुई है और यहाँ से रवाना होने के बाद में सीधी सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रही है। जो मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं, मजदूरों से जुड़े जो पॉइंट हैं, उनको लेकर के किया जा रहा है। बाकायदा पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, जो ट्रैफिक है उसको अलग अलग हिसाब से डाइवर्ट किया गया है और काफ़ी तादाद में आप पीछे जायज़ा ले सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर संघ है वो यहाँ पर बाकायदा पहुँचा रहा। भारतीय मजदूर संघ है राजस्थान प्रदेश के हिसाब से मजदूर आक्रोश रैली के लिए कर रहे हैं। 6 मई का इनका आह्वान था। क्या इनकी डिमांड है, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप ये आक्रोश रैली निकाल रहे हैं? देखिए, एक तो सरकार
भारतीय मजदूर संघ के साथ सौतेला और द्वेषतापूर्ण व्यवहार कर रही है, उसके विरोध में। और दूसरा, एक गरीब मजदूर जिसको ना तो न्यूनतम वेतन मिलता है, ना उसको नौकरी की सुरक्षा है, उसके बारे में सरकार की निगाह ही नहीं जा रही। इसलिए गरीब मजदूर की न्यूनतम वेतन और हर जगह जो ठेका प्रथा लागू की है उसके विरोध में हमारी 25 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ये प्रदर्शन है। तो अभी क्या रहेगा? आपने अल्टीमेटम दिया है कि हम जाएंगे सिविल लाइंस और घेराव करेंगे, पुलिस ने साफ कह दिया कि हम आपको रोक देंगे। कोई घेराव नहीं होगा, सिर्फ आम सभा होगी, शांतिपूर्वक रहेगा। शांतिपूर्वक रहेगा, कोई घेराव नहीं। जी बिल्कुल, ये मजदूर जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ के बुनियादी मुद्दे जो हैं वो क्या हैं? बुनियादी मुद्दे हमारे ये हैं, समान काम समान वेतन होना चाहिए, पेंशन लागू होनी चाहिए, मिनिमम बेसिस हैं जो मजदूरों के लिए, उनको जो राज्य सरकार से मिले हुए हैं कम से कम वो तो मिलें। ये प्रमुख मुद्दे हमारे 21 सूत्रीय मांगे हैं। 21 सूत्रीय मांगे, सरकार कितनी पे सहमत है? सरकार अभी तक हमसे बात करने के लिए नहीं राजी हुई है। हमारा सभी श्रम बोर्डों से हमारी कमेटियों को भंग कर दिया है। इसलिए हम सरकार को जगाने का एक हमारा माध्यम है कि हम सरकार को जगाना चाह रहे हैं, चेताना चाह रहे हैं कि सरकार ने अगर हमारा नहीं मांगे तो आने वाले समय में इससे ज़्यादा बड़ी रैली होगी। अभी तो ये 40,000 की संख्या है, आने वाले समय में 5 लाख से ज़्यादा की संख्या उतरेगी, 40,000 के आसपास की संख्या। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसा कि इनका दावा है। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेईमानों पर कसते ECB के शिकंजे।